खेल को खेल में ना लें वरना खेल हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी और स्पोर्ट्स एडिटर। नमस्कार, मैं हूं यश कौशिक और स्वागत है आपका एशिया का किंग कौन में। देखिए, भारतीय टीम एशिया कप 2025 में विजय रथ पर सवार है। क्यों? बिल्कुल जीतेंगे, जीतेगा इंडिया। इस टीम ने टूर्नामेंट में अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। शानदार ट्रैक रिकॉर्ड। और अब उसका मुकाबला बांग्लादेश से है, लेकिन हल्के में नहीं लेना है। ये इन दोनों टीमों की एशिया कप 2025 में होने वाली पहली भिड़ंत होगी। इस मैच में जो भी टीम हारेगी वो सुपर 4 राउंड में उसकी पहली हार होगी। भारत ने सुपर 4 राउंड के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था, तो वहीं बांग्लादेश ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी। यह महत्वपूर्ण है यहां पर। अब एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। क्रिकेट के इस फॉर्म में अगर दोनों देशों के आंकड़े को देखें तो बांग्लादेश के मुकाबले भारत काफी आगे खड़ा नजर आता है। दोनों देश अब तक 17 बार T20 इंटरनेशनल में भिड़े हैं, जिसमें से 16 बार भारत जीता है। दोनों के बीच पहला T20 साल 2009 में खेला गया था और तब से लेकर आज तक बांग्लादेश को सिर्फ एक T20 मैच जीतने का ही उसमें ही कामयाबी जो है वो मिली है। यश, और अगर बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 का जो मैच आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि इस मुकाबले की पिच कैसी होगी, क्योंकि किसी भी मुकाबले में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ग्राउंड सर्कमस्टेंसेस, पिच की हालात वो कैसे हैं। यहां की पिच आमतौर पर सूखी होती है, जिससे गेंद रुक कर आती है, यानी कि स्पिनर को बहुत एडवांटेज मिलता है और पेसर को इतना एडवांटेज नहीं मिलता है। मुश्किल हो जाता है यहां पे रन की जो रन होते हैं वो स्पीड से बनाना, क्योंकि अगर बैट्समैन स्टार्टिंग के ओवर्स में रन नहीं बना पाता तो मिडिल ओवर्स में जो माना जाता है 7 से 15 ओवर तक उन्हें कैपिटलाइज करना पड़ता है कि अगर अभी हमने रन नहीं बनाए तो आखिरी के 4 ओवर, जिनको हिटिंग स्लॉग ओवर कहा जाता है, हम तब रन नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल, ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भारत बांग्लादेश के T20 के आंकड़े की बात करें, एशिया कप 2025 में T20 फॉर्मेट में ये खेला जा रहा है। ये पहली बात आप समझ लीजिए इसको अच्छे से। बांग्लादेश के मुकाबले भारत काफी आगे खड़ा जो है वो नजर आ रहा है। बांग्लादेश से तो बेहतर खैर है ही है, लेकिन बांग्लादेश को भी कमजोर हम नहीं आंकेंगे। दोनों देश अब तक 17 बार T20 इंटरनेशनल में भिड़ चुके हैं। ये रिकॉर्ड्स, ये थोड़ा सा इतिहास समझना जरूरी है रिफ्रेशर के लिए, जिसमें से 16 बार जो है भारत 16 बार भारत जीता है। एक मौका मिला था बांग्लादेश की टीम को 2016 के T20 वर्ल्ड कप में। वो मैच कोई भी इंडिया और बांग्लादेश का क्रिकेट फैन नहीं भूलेगा, क्योंकि बांग्लादेश जीता जताया मैच वो हारी थी। हार्दिक पांड्या थे, हरभजन, आपके युवराज सिंह थे, आपके MS धोनी थे, एक हाथ से ग्लव उतारा था। वो मैच अगर बांग्लादेश जीत जाती तो आज ये आंकड़े आपको मिलते 15-2 ना कि 16-1। ठीक है, कुछ लक फैक्टर भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लक पे बिलीव भी थोड़ा कर लेना चाहिए। पिच आमतौर पर जो है वो सूखी होती है। इस पिच की भी एक बार बात, जिस तरीके से यश तो एक्सपर्ट हैं, ज्यादा बेहतर समझाएंगे। ये सूखी पिच होती है जिससे गेंद रुक कर आती है। बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है। हम थोड़ा सा इस तरफ हो जाते हैं, मुश्किल होता है। जो गेंद से स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है, जबकि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में उछाल मिल सकती है। शाम के मैचों में ओस भी एक बड़ा फॉग, एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर रहेगा। गेंदबाजों को गेंद पर पकड़ बनाने में दिक्कत होती है। लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को फायदा मिलता है। ये कैसे हो जाता है? अब सबसे बड़ी बात, ये मैचेस हो रहे हैं यूएई की सरजमीन पे। यूएई की सरजमीन, जैसा आपने भी फैक्टर ओस की बात करी, ड्यू फैक्टर की बात करी, जो भी टीम बाद में गेंदबाजी करती है, चाहे वो टॉस जीत के उनकी खुद की मर्जी से हो या सामने वाली टीम ने उनको पहले गेंदबाजी करके या बाद में बल्लेबाजी करवाई, कहने का मतलब जो भी दूसरी बॉलिंग कर रहे हैं उनको ये लेके चलना चाहिए कि हमारी टीम ने 10 से 15 रन अधिक बनाए हो, जो पार स्कोर होता है, जो एक एक्सपेक्टेड स्कोर होता है। क्योंकि T20 के इतिहास का पहला मैच होगा इस मैदान पर जहां 160 से 180 का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन टीम इंडिया के खिलाफ ये एक आम स्कोर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस फॉर्म में अभी हमारे बल्लेबाज और खासकर ओपनर्स हैं, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, मुझे लगता है बांग्लादेश कम से कम अगर वो पहले बल्लेबाजी करे तो मुझे लगता है वो 200 का टारगेट लेके चल रहे होंगे। इतने बनाने हैं, बना पाएंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडियन बॉलर जितने अच्छे फॉर्म में हैं। अभी बुमराह की फोटो हम देख सकते हैं स्क्रीन पे आपकी। बुमराह को लेकर मुझे नहीं लगता, हाँ माना पिछले मैच में उन्होंने रन ज्यादा दिए, लेकिन
वो जसप्रीत बुमराह एक नाम है, एक ब्रांड है, वो अपने आप में काफी है। उसके सामने 200 रन बनाना उनकी बॉलिंग यूनिट के सामने मुझे मुश्किल लगता है। बिल्कुल, क्योंकि टीम इंडिया के खिलाफ स्कोर ये मुश्किल भी होगा। भारत की बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत है। हम बैटिंग हमारी किस तरीके से शानदार है। अब यश, अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं सब कुछ, क्योंकि आपको बताना है संभावित प्लेइंग 11 कैंप 4 से। यश, अब आप जाइए, मोर्चा संभालिए। तो अगर बात करें भारतीय टीम की संभावित 11 की, तो संभावित 11 अगर हम बात करें, अच्छा पहले आपको बता देते कल का जो मैच हुआ था, क्योंकि कल मैच हुआ था श्रीलंका असलंका आपके सामने है और पाकिस्तान सलमान अली आगा आपके सामने है। आप सबको जान के हैरानी होगी, जो कि मुझे भी हुई थी एज अ फैन, कि कल का मैच सलमान अली आगा की टीम पाकिस्तान जीत गई थी, लेकिन बीच स्टेजेस तक लग रहा था कि 80 रन पे सिर्फ 5 आउट हो गए थे पाकिस्तान के। हालांकि उन्होंने 18 ओवर में 138 रन मार लिए थे, श्रीलंका ने 133 दिए थे। 18 ओवर में जो टीम चेस कर लेती है, उनके पास अनुभव होता है, उनके पास एक दिखता है कि एंड में अगर 12 बॉलें टीम की बची हो तब वो मैच जीत गए। मुझे लगता है बहुत बड़ा वो मानसिक एक आपको एक अपलिफ्ट देगा। लेकिन पाकिस्तान के 80 रन पे 4 से 5 विकेट गिर गई थी। वो तो मोहम्मद नवाज जो 24 गेंदों में 38 रन आप देख सकते हैं, और हुसैन तलत, इन्होंने मारे 30 में 32। अगर ये दोनों में से एक भी जल्दी आउट होता तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इस स्कोर को चेस कर पाती, क्योंकि श्रीलंका, चरित असलंका जो कप्तान है, इनकी टीम लीग स्टेजेस में एक भी मैच नहीं हारी थी, और पाकिस्तान दूसरी तरफ लीग स्टेजेस में एक मैच हार के आई थी इंडिया से। अब अगर बात करें मेन, तो श्रीलंका 3 में से 0 हारी थी, लेकिन अब सुपर 4 में 2 खेले हैं और दोनों हार चुकी है। बिल्कुल। और अगर बात करें पाकिस्तान की, 2 मैच खेले हैं सुपर 4 में, पहला मैच हारी भारत से, दूसरा मैच वो जीत कर श्रीलंका से। अब उन्होंने सुपर 4 में अपना खाता खोला है, नंबर 2 पोजीशन पे आ चुके हैं अंक तालिका में इस टाइम। बिल्कुल, ये तो स्कोर बोर्ड था, लेकिन इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, अभिषेक शर्मा ने तो जादू किया, जिसको बोलते हैं ना जादू, मैजिक ऑन द ग्राउंड। जिस तरीके से ये भी आप समझ लीजिए कि इनको सर्च कर रहे थे पाकिस्तानी बैठ के। जिस टाइम वो गेम खेल रहे थे, उस दौरान जितना ड्यूरेशन में वो बैटिंग कर रहे थे, लोग पूछ रहे थे अभिषेक शर्मा कौन है, उनके किससे क्या है, वो तमाम चीजें जो एक्साइटेड वो हो जाते हैं कि भाई कौन अभिषेक शर्मा है। शुभमन गिल के बारे में भी सर्च किया जा रहा था पाकिस्तान में। जिस तरीके से आपको याद होगा यश, विराट कोहली की अगर बात आती है तो पाकिस्तान में भी उनका बहुत बड़ा क्रेज है। पाकिस्तान में विराट कोहली का नाम लेते ही शर्मा जाते हैं लोग कि भाई बहुत शानदार खेलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो। उनकी तारीफ अभिषेक शर्मा ने हालांकि बहुत अग्रेशन दिखाया था। मैंने पिछले डिस्कशन में भी कहा था, पाकिस्तान ने वो सोचा है, आपको याद होगा ब्रेट ली का वो समय, शेन वॉर्न का वो समय, अग्रेशन दिखा के सामने वाले को डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते। इसीलिए चलिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं। आप हमें टेलीविजन स्क्रीन पर इसको देख भी सकते हैं, ग्राफिक्स में संभावित है। ठीक है, अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है, तिलक वर्मा। बाकी आप बताइए, स्काई से शुरू करिए। अभी आपने शुरुआत तो करी दी टॉप 3 की, तिलक वर्मा तक आप पहुंच चुके हैं। हम सबको पता है सूर्य कुमार यादव खुद को आराम नहीं देंगे, और आराम देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफी लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि इस मैच में जसप्रीत बुमराह हो गए, सूर्य कुमार यादव खुद कप्तान हो गए, ये सब रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को रेस्ट लेने की जरूरत है। बांग्लादेश इस टाइम एकदम टॉप फॉर्म में है। सुपर 4 का पहला मैच हुआ था शनिवार को, बांग्लादेश और श्रीलंका का, और सबको एक उम्मीद थी कि बांग्लादेश हार जाएगी, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने वो मैच जीता, वो उनकी दाद देनी पड़ेगी उनकी टीम परफॉर्मेंस की। इकलौता एक प्लेयर ने नहीं जिताया, वो एक्चुअली 11 के 11 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए खड़े हुए। आपको क्या लगता है, अभी फिर से ओपनिंग की अगर बात की जाए, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोबारा ये देखने को बिल्कुल 100% नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर स्काई को मौका कब मिलेगा? नंबर 4 पे, नंबर 4 कप्तान के लिए, क्योंकि पहले विराट कोहली होते थे T20 में, तो नंबर 4 पे वो आते थे। रोहित शर्मा ने हमेशा से ओपनिंग करी है, तो वो ओपनर ही रहे, लेकिन सूर्य कुमार यादव के नंबर 4 की पोजीशन में 4 शतक भी हैं, तो अगर वो अपने उस रिकॉर्ड को बनाना चाहते और बढ़ाना चाहते कि 5वां शतक आए, पिछला वाला मैच अच्छा नहीं गया ना, आते ही मतलब वो सूट नहीं किया उनको। काफी देर से मैं उनको देख रहा था, वो हेलमेट पहन के बिल्कुल एकदम रेडी थे, पैड्स एकदम सब कुछ रेडी था कि भाई तुरंत मुझे मैदान में। उनके अंदर वो एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी, जो आप भी कह रहे हैं कि उनको अब शांत नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अभिषेक शर्मा अगर जम गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी भी आप लेंगे, संजू सैमसन, शिवम दुबे, बाकी भी। अब संजू सैमसन, शिवम दुबे, ये मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर दोनों हिटर हैं। इनके नीचे आते हैं मेन हमारे टीम के ऑलराउंडर, नंबर 1 ऑलराउंडर आईसीसी रैंकिंग में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती 3 स्पिनर, बुमराह, हार्दिक पांड्या 2 पेस है, तो 3-2 का हम कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। ये भारत की संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है। मुझे नहीं लगता विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करते नजर आएंगे आज। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं और बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11
पहले, सबसे पहले वो जरूरी है, ये समझना होगा। सैफ हसन की बात की जाए, तंजीद हसन की बात की जाए, लिट्टन दास कप्तान और विकेट कीपर, ये बड़ा नाम। लिट्टन दास आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ा नाम। इन्होंने जब से आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के अंडर खेला है, हालांकि 1 या 2 मैच ही खेला है प्लेइंग 11 में, लेकिन इनको जो अनुभव मिला, इनको जो कोचेस मिले अपने ऊपर, इन्होंने वर्ल्ड क्रिकेटर्स के साथ खेला एक बड़ी लीग में। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक लीग है, तो लिट्टन दास ने अपना नाम वहां से कमाया। लिट्टन तो हर कोई जानता है, अब ये हो गया, मतलब भारत में अगर कोई मैच देखता है, लिट्टन एक ऐसा नाम बन गया। ठीक है, आप कहेंगे इस टीम की प्लेयर का शायद मुझे नाम नहीं पता, लिट्टन एक सभी का नाम हो गया। वो फेस बन गए, जैसे विराट कोहली फेस थे इंडियन क्रिकेट के एक टाइम पे, तो आज फेस बांग्लादेश के लिए लिट्टन दास हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज के मैच में अगर किसी से भारतीय टीम को बच के रहना है, वो जाकिर अली और मेहदी हसन है। अच्छा। ये दोनों स्पिन भी डालते हैं और ये दोनों हिटिंग भी करते हैं स्लॉग ओवर्स में। तो एक टाइम पे वो मोमेंट आएगा, अगर इंडिया की बाय चांस सेकंड बॉलिंग आती है और ओस आएगा, दुबई की पिच है, तो इन दोनों से थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये गूगली भी डालते हैं और ऑफ स्पिन, ये ऑफ भी और गूगली दोनों डाल के थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन पेस में इनके पास तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान, राइट आर्म लेफ्ट आर्म, इनके पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैं तभी कहूंगा कि इनकी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन एकदम परफेक्ट टीम नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं उरूज मनसब खान। बहुत बहुत शुक्रिया, खेल पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हैं। एक तो आपसे सवाल पाकिस्तान को लेकर भी रहेगा, लेकिन आज के मैच को लेकर आपकी क्या राय है? एक तो जैसा आप लोगों ने भी अभी डिस्कस किया कि आज के मैच में इंडिया नेचुरली फेवरेट है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर टीम है बैटिंग बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में। लेकिन मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने श्रीलंका के मैच में दिखाया कि वो भी बड़ी टीम्स के खिलाफ अच्छा खेल सकते हैं। अभी आप लोग लिटन दास की बात कर रहे थे, मेहदी हसन की बात की, मेरे ख्याल से मुस्तफिजुर रहमान भी हो सकते हैं एक एक्स फैक्टर, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेटें ली, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, तो और वो स्लो पिचेस पे काफ़ी अच्छा खेलते आए हैं, तो मुझे उनसे भी उम्मीद है। लेकिन अगर आपसे उरुज एक सवाल पूछूं, आपने अभी मुस्तफिजुर रहमान की तारीफ करी, आप मुस्तफिजुर रहमान आज ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, भारत के अगेंस्ट इतना स्ट्रांग इसलिए नहीं मानता मैं उन्हें, क्योंकि भारत ने लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन शाह अफरीदी जो आपके मुल्क के हैं, उनको बहुत अच्छे से टैकल किया, स्ट्रैटेजिकली टैकल करा, और जब मारना था तब मारा भी। तो मुझे नहीं लगता मुस्तफिजुर रहमान आज इतना बड़ा टास्क होगा इंडिया के लिए। नहीं, हमने शाहीन को देखा, उन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो इंडिया, ये आप सही कह रहे हैं कि इंडिया ने लेफ्ट आर्म पेस को अच्छा टैकल करने की स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर किस कदर आप वहां के लोग मायूस हैं कि खुश हैं? ठीक है, चलिए एक मैच तो जीता। नहीं, एक से तो बहुत ज्यादा मैचेस जीती है, सिर्फ 2 मैचेस आ रहे हैं। सुपर फोर। हाँ, नहीं काफी अच्छी हुसैन तलत से जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया के खिलाफ मैच में, वैसा उन्होंने कल के मैच में परफॉर्म किया, तो वो काफी अच्छी खुशाइन बात थी। उसके अलावा शाहीन, हारिस, इन सब प्लेयर से हम जैसे पहले मैचेस में एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने इस मैच में परफॉर्म किया, तो एक थोड़ा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। फिर वही बात है, मिडिल ऑर्डर ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह हम उनसे चाहते हैं। साइम अयूब की बात कर लें या कैप्टन सलमान अली आगा की बात करें, तो उनसे अभी भी वो गैप नजर आ रहा है उनकी गेम में। इससे पहले वो पिछले मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, इस टूर्नामेंट से पहले दीगर सीरीज वगैरह में, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस अभी भी हैं इस बेसिस पे कि उनके अंदर पोटेंशियल है और हम उनको अच्छा परफॉर्म करते हुए देख चुके हैं। लेकिन एक चीज आपको भी माननी पड़ेगी, अगर आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, मैं किसी टीम को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश सब एशिया कप खेल रहे हैं, सबके कप्तान के परफॉर्मेंस आप देखिए, सबकी कप्तान के अंडर अगर एक जो एक्स फैक्टर खिलाड़ी होता है, जो कि इस एशिया कप में शुरुआत होने से पहले पाकिस्तान के वो 2 खिलाड़ी सलमान अली आगा और सैम अयूब, वो दोनों, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वो दोनों परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, तो क्या सैम अयूब को आप ड्रॉप करेंगे श्रीलंका के अगेंस्ट, सॉरी अगले मैच के अगेंस्ट आपका? नहीं, मेरे ख्याल से साइम अयूब को ड्रॉप नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जब साइम अयूब नए टीम में आए थे, तो तब भी हमने देखा कि शुरू में कुछ मैचेस में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन टीम बोर्ड मैनेजमेंट सब उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए उनको खिलाते रहे, और इवेंचुअली फिर हमने देखा कि उन्होंने बड़े स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। तो मुझे नहीं लगता साइम अयूब ऐसे प्लेयर हैं जिनको ड्रॉप किया जा सकता है। हमने हसन नवाज से भी एक्सपेक्टेशंस शुरू में देखी, उनका हमने गेम भी देखा, तो उनको ड्रॉप किया गया, वो भी एक गलत डिसीजन लगा मुझे मेरे एंड से, क्योंकि उनकी जगह हुसैन तलत को जिस मैच में लाया गया उस मैच में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब को ड्रॉप किया जाना चाहिए। और दूसरा, कैप्टन सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस की आपने बात की, तो बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस उम्मीदों से बहुत कम है। बिल्कुल, यश एक तो नजर फाइनल्स पर भी होगी, फाइनल आपको क्या लगता है? एक बार आपसे भी मैं राय लेना चाहूंगा, फिर उरूज मनसब खान से भी।
फाइनल किसका हो सकता है ज्यादा? इंडिया, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आवाम भी कहेगी और मैं बीइंग एन स्पोर्ट्स एडिटर मैं भी यही कहूंगा अभी, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स टेबल को देखते हुए, सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस को देखते हुए, और इतिहास गवाह है इस एशिया कप का अभी तक, भारत इकलौती टीम है 8 टीम में से जो टूर्नामेंट में घुसे थे जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 भी चेंज करी। तो इसलिए मैं इंडिया को तो कंफर्म मानता हूं कि 28 तारीख को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में वो 8 बजे मैच खेलेंगे फाइनल। दूसरी टीम बहुत अभी स्पेकुलेशन चल रही है क्योंकि पॉइंट्स टेबल इस टाइम बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है। मुझे ऐसा लगता है परफॉर्मेंस को देखते हुए बांग्लादेश का बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है, क्योंकि श्रीलंका 2 में से 2 हार गई। श्रीलंका का आखिरी मैच इंडिया के साथ है शुक्रवार को, मुझे मुश्किल लगता है वो इंडिया उसे मतलब श्रीलंका जीत पाएगी वो मैच। तो बांग्लादेश मुझे लग रहा है कि फाइनल में पहुंचेगी, लेकिन कल का जो मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उस पे सबकी निगाहें होंगी। बैक टू बैक मैचेस ना बांग्लादेश की, बिल्कुल, बांग्लादेश का आज भी मैच है, रेस्ट भी नहीं मिलने वाला। आप भी इनसे वाकिफ रखती हैं उरूज मनसब जी, आपको लगता है कि ऐसा ही होने वाला है कि बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो सकता है? क्या ये भी उम्मीद है? क्या मैं तो यही चाहूंगी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, क्योंकि इंडिया, जैसा कि इन्होंने भी कहा कि इंडिया काफी स्ट्रांग टीम है, अभी तक उन्होंने कोई मैच नहीं हारा। और टीम रोटेशन की इन्होंने बात की, वो ओमान के खिलाफ थी, तो उसको मैं इतना वो कंसिडर नहीं करूंगी, क्योंकि ओमान उस तरह की बड़ी टीम नहीं है जिस तरह की बाकी टीम्स हैं टूर्नामेंट में। लेकिन इंडिया है फाइनल में जाने के लिए फेवरेट। और दूसरा, मैं तो चाहूंगी पाकिस्तान जाए, और मुझे लगता भी है कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर है, और दूसरा हम इंडिया के खिलाफ 2 मैचेस हारे हैं, उसके अलावा हमने बाकी टीम्स के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्म किया। एक चेंज यश जो देखने को मिला कि इंडिया पाकिस्तान मैच के सेकेंड हाफ में जिस तरीके से एग्रेशन दिखाया गया था, क्या ये अब एक स्ट्रैटेजी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उरूज कि भाई पाकिस्तान अब थोड़ा सा अग्रेशन की ओर बढ़े? क्योंकि टॉप नॉच प्लेयर्स अगर मैं कहूं तो नहीं है यश कि भाई उनके पास इतने शानदार प्लेयर्स की बात नहीं है, लेकिन क्या वो अब काउंसलिंग भी करवा रहे हैं, तमाम चीजें, अंडर प्रेशर भी बहुत थे इंडिया पाकिस्तान मैचेस को लेकर, अब क्या अग्रेशन को एज अ वेपन यूज किया जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स के द्वारा ताकि आगे ज्यादा थोड़ा सा उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए? मुझे ऐसा लगता है जो बोर्ड मैनेजमेंट है पाकिस्तान का, उनको ये ऑलरेडी पता लग गया है कि अगर हमें इंडिया जैसे लेवल की टीम के साथ मैचेस खेलने हैं, और मैच खेलना एक चीज होता है और कंपटीशन देना एक दूसरी चीज होता है। जीते हारा ठीक है, गेम का फैक्टर होता है, पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, इंडिया ने पाकिस्तान को ज्यादा हराया है, लेकिन हार जीत गेम का पार्ट है। लेकिन अगर कंपटीशन देखने को नहीं मिलता हारने वाली टीम से, तो वन साइडेड गेम्स का मुझे नहीं लगता ना दर्शकों के लिए अच्छा है, ना बीइंग अ स्पोर्ट्स एडिटर हम उस पर जब एनालिसिस करते हैं कि एक टीम की तारीफ ही तारीफ, और तारीफ करते हैं हम फैक्चुअल बेसिस पे। अभी पाकिस्तान का, जैसे उरूज ने जिक्र किया था कि बोर्ड और मैनेजमेंट वो थोड़ा हौसला दिखा रहे हैं सैम अयूब पर, क्या वो हौसला बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे भी दिखाया जा सकता था एक लंबे अरसे तक? क्योंकि इतने मेन खिलाड़ी और उनको टूर्नामेंट से पहले ड्रॉप करना, ये मुझे कहीं ना कहीं अटकती है बात। बाबर, बिल्कुल बिल्कुल, उरूज आप अपनी राय भी रख सकती हैं। मुझे लगता है बाबर और रिजवान जैसे प्लेयर्स को काफी अरसे तक टीम ने हौसला दिखाया, उनको अपॉर्चुनिटीज दी। मेरे ख्याल से ये उनके लिए अब मौका है कि वो अपनी गेम को बेहतर करें ताकि वो टीम में दोबारा वापस आ सके। ऐसा नहीं है कि हम बाबर और रिजवान जैसे प्लेयर्स को कम्प्लीटली राइट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और दीगर फॉर्मेट्स में वो फिर भी अच्छा परफॉर्म करें, तो T20 के हिसाब से उनको अपनी गेम बेहतर करने की जरूरत है ताकि वो टीम में वापस आ सकें। और इससे पहले आप बात कर रहे थे पाकिस्तान की टीम की कि इंडिया के खिलाफ उनका स्कोर काफी कम रहा है, तो ये बात सही है कि रीसेंट मैचेस में पाकिस्तान उस तरह परफॉर्म नहीं करता है, पर ओवरऑल स्कोर फिर भी पाकिस्तान का 88-78 है। नहीं बिल्कुल, वो मैच भी अगर देखा जाए प्रीवियस मैच, तो वहां पर भी 171, वो ऐसा लगा नहीं था इतना स्कोर भी आ पाएगा, लेकिन ठीक है, एक रिस्पेक्टफुल कह लीजिए एक स्कोर। लेकिन एक टाइम पे ये भी लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम के जिस हिसाब से पहले 10 ओवर बीते, एंड आई थिंक उरूज भी इस चीज को मानेंगे कि एक टाइम पे लग रहा था 190-200 रन पाकिस्तान को बना लेने चाहिए। अगर वो बना लेती तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया दबाव में होता, मैच फंस जाता, वो वन साइडेड नहीं होता मैच। हाँ बिल्कुल, अंत में भी आपने एक छक्का और चौका ही तो देखा, अगर वो भी बहुत क्लोज आ गया था, 172 पर भी बहुत क्लोज आया था। लेकिन उरूज, आपकी राय? हाँ बिल्कुल, मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ कि 190 तक मुझे भी लग रहा था कि शुरू में जा सकते हैं, लेकिन फिर साहिबजादा फरहान की विकेट के बाद हुसैन तलत, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज आए, उन्होंने फिर वो जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ था वो मेरे ख्याल से टूट गया, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो था, वो T20 के तर्ज की बैटिंग मुझे नहीं नजर आई। तो ये बात सही है कि 190 तक हो सकता था, पर फिर भी 14 सितंबर वाले मैच से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस थी और मुझे लगा कि कंपेटिटिवनेस नजर आई दोनों टीम्स में। और अग्रेशन की जहाँ तक आपने बात की, तो मेरे ख्याल से जिन बड़े प्लेयर्स का आपने नाम लिया मेरे ज्वाइन करने से पहले भी, कोहली, बाबर, ये सब,
तो इनके होते हुए हमें ये अग्रेशन नहीं नजर आता था, बल्कि एक बहुत फ्रेंडली वाइब थी टीम्स के दरमियान, कैमराडरी थी। हम मैच के पहले बाद में भी देखते थे, प्लेयर्स मिलते थे एक दूसरे से। तो वो मुझे लगा कि 14 सितंबर के बाद एक खत्म हो गया बिल्कुल उसका तसलसल, और मुझे नहीं लगता है रिसेंट टाइम्स में ये नजर आएगा हमें, क्योंकि सूर्या कुमार यादव भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, फिर गौतम गंभीर से हम वैसे भी सुनते आए हैं इस तरह की चीजें। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो बिहेवियर है, जो अग्रेशन जिससे आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो रिएक्शन है इंडिया की टीम के बिहेवियर का। तो लेकिन मैंने वही बार मैं ये पूछता हूँ, इतना सीरियसली क्यों ले लिया गया? हमने तो ठीक है हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया तो क्या दिल टूट गया क्या? हाथ नहीं मिलाया, नहीं मिलाया, कोई रूल थोड़ी ना था उससे। नहीं, फिर रूल नहीं है, पर एक ट्रेडिशन है, स्पोर्ट्समैनशिप। आप जाहिर है अगर आप लोगों ने खेला हो या जैसे हम गेम्स देखते हैं तो एक ट्रेडिशन होता है, आप दूसरी टीम को रिस्पेक्ट देते हैं। आपके पॉलिटिकल जो भी नजरिए हों, आपके जो भी इंटरनली चल रहे हो मामलात, पर गेम होती है। तो मुझे लगता है कि इक्वली ट्रीट करना चाहिए अपने ओपोनेंट्स को। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी टीम ने तो बोल दिया था, हम एक तरीके से छोड़ने ही वाले थे वो गेम को, बीच में बैकआउट ही करने वाले थे यूएई के साथ कहा जा रहा है। फिर आपने काउंसलर रखा, वो एक साइकोलॉजिस्ट को रखा गया, फाइनली नहीं था कुछ भी एंड में क्या होगा, मैच होगा कि नहीं होगा। तो आपने प्लेयर्स पे मुझे नहीं लगता जितना इंडियन प्लेयर्स ने जो किया उसका दबाव से ज्यादा आप लोगों ने, आपकी सियासत ने और ज्यादा दबाव बना दिया। क्या इसमें एक पॉलिटिकल फैक्टर पाकिस्तानी टीम पर भी हावी हो गया? अब मुझे लगता है पॉलिटिकल फैक्टर तो फिर पहले मैच से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर जो साइकोलॉजिस्ट की आप बात करें और काउंसलिंग वगैरह की, वो क्योंकि उस सिचुएशन के अराउंड इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी, फिर मीडिया की तरफ से सवाल जवाब, इस तरह की चीजें, और फिर जाहिर है जो ऑन ग्राउंड बिहेवियर था प्लेयर्स का, तो उसके बाद से मुझे लगता है जरूरत थी काउंसलिंग की बिल्कुल। और स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम सब जानते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इससे कोई नेगेटिव पॉइंट कंसीडर करना चाहिए। अच्छा उरूस, अगर एक स्टैट्स की बात करें, पाकिस्तान अभी एशिया कप में 8 टीमें थी शुरुआत में, अभी 4 बची हैं, लेकिन 8 टीम का अभी तक का रिकॉर्ड की बात करें तो पाकिस्तान की टीम इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने 8 से 15 ओवर में 17 विकेट खोई हैं, और उनकी रन रेट है 7.02, जो कि आपको जितना क्रिकेट की नॉलेज होगी, आप खेल पत्रकार है, आपको पता होगा कि मिडिल ऑर्डर्स में आप चाहे विकेट खोए ना खोए लेकिन रन आने चाहिए, क्योंकि पावर प्ले के बाद उसी मेन पीरियड को माना जाता है। पाकिस्तान के नाम ही बड़ा खराब रिकॉर्ड है एक, और ये पिछले मैच में भी, हमने कल के मैच में भी देखा, ओपनिंग आपको अच्छी मिली, बेटर देन एक्सपेक्टेड मिली मेरे ख्याल से, लेकिन उसके बाद एक टाइम पे 75-80 रन पे 5 आउट थे, वही आपने 8 से 15 ओवर के बीच में विकेट खोई। क्या ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा? क्योंकि बांग्लादेश के पास, जिसके साथ आपका कल मुकाबला है, उनके पास वो मिडिल ऑर्डर के स्पिनर्स हैं, जैसे हसरंगा थे कल, जैसे तीक्ष्ण थे कल। आपको आवाज आ रही है उरुस? बिल्कुल। मैं एक बार अपना सवाल वापस रिपीट कर देता हूं। पाकिस्तान के हाथ जो रिकॉर्ड बना हुआ है एशिया कप में, हाँ जी, पाकिस्तान के खिलाफ जो रिकॉर्ड बना हुआ है अभी कि 8 से 15 ओवर के बीच में वो 17 विकेट खो चुके हैं, सिर्फ 7 की रन रेट पे। वो सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने अभी तक इस एशिया कप में खोई है मिडिल ऑर्डर्स में। तो क्या वो सही रिकॉर्ड है, या फिर बांग्लादेश के खिलाफ जब कल आपकी टीम दुबई में उतरेगी, क्या वो जो जाकिर हैं, जो आपके मेहदी हसन है, क्या उनको झेल पाएंगे वो बीच के ऑर्डर में, फिर विकेट खोएंगे आपकी? अच्छा, मेरे ख्याल से इससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश खेल चुकी है रिसेंटली, और पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी उनके अगेंस्ट, तो उनका एक्सपीरियंस तो है उन प्लेयर्स के खिलाफ खेलने का। लेकिन जैसे मिडिल ऑर्डर की स्ट्राइक रेट की आपने बात की, तो ये मैंने भी शुरू में कहा था कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, जहां अगर टॉप ऑर्डर अच्छा स्टार्ट देता भी है, जो कि अभी हमने पिछले 2-3 मैचेस में देखा, शुरू के मैचेस में वो भी नहीं नजर आया था, तो मिडिल ऑर्डर उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो साइम अयूब, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, इन प्लेयर्स को अपनी गेम बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ ये एक इशू हो सकता है टीम। बिल्कुल, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ बात करी और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी। लेकिन यही है कि खेल का माहौल है, हम सभी टीम्स को यही कहेंगे कि वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो यश वो है, बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वही करना चाहिए। ये बॉल मैं आपको देता हूं, शो के एंड में हम आ रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए एक संदेश जरूरी है यश, कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, कुछ रुतबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है।